सफलता की ऊंचाई को हर तबका छूना चाहता है, लेकिन यह समाज हमें सिर्फ मेन स्ट्रीम लोगों की ही सफलता के बारे में बात करना सिखाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को तवज्जो दिए बिना अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल नाज जोशी की, जिन्होंने ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर देश को कई बार जीत दर्ज कराई है। नाज जोशी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी बीएचए न्यूज के मंच पे, और आपको थैंक यू बधाई सो देना मच। चाहूंगी। थैंक यू। हेलो नाज जोशी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ जी, मैं भी आपको सुन पा रही हूँ। तो मैं आपका बीएचए न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके करियर की सफलताओं के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज जोशी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपकी जो करियर रहा है वो सबके लिए प्रेरणादायक रहा है। तो आपके इस प्रेरणादायक करियर की या जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहते हैं कि हर असफलता में सफलता होती है, क्योंकि शब्द जब होता है असफलता, उसके अंदर सफलता आपको मिल जाती है। सफलता उसी शब्द में होती है। तो मेरे जो जर्नी ने जब कुछ ठाना जिंदगी में कुछ करने के लिए, एक प्रेरणा बनने के लिए बाकियों के लिए, तो मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। मैंने एक ख्वाब देखा था जब मैं देखती थी बाकी एक्ट्रेसेस को म्यूजिक वीडियो के अंदर में, मॉडल्स को देखती थी वॉक करते हुए, मेरा मन था कि कभी शायद मैं भी वॉक करूँ। बट ये मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो बाय एक्सीडेंट ही मेरा सपना पूरा हुआ। मैं 2012 में एक मसाज पार्लर की जॉब कर रही थी। वहां पे एक फोटोग्राफर ने मेरे को देखा और उन्हें बोला कि भाई मैम आप मॉडलिंग करेंगी मेरे लिए, मैं एक बायोपिक बनाना चाहता हूँ लाइफ के ऊपर, ट्रांसजेंडर्स की लाइफ के ऊपर। मैंने कहा मैं करूंगी। तो मैंने की। उसके बाद करने के बाद उनके थ्रू मुझे बहुत काम मिलना स्टार्ट हुआ। मैं इंडिया की पहली ट्रांस मॉडल बनी। फिर तहलका ने मुझे अपने कवर पे डाला, मैं इंडिया की पहली ट्रांस कवर मॉडल बनी। फिर मैंने जो है काफी सारे ब्यूटी पेजेंट जीते इंडिया के। फिर मैं इंडिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांस ब्यूटी क्वीन बनी। तो सफलता तो मिली, लेकिन इसके पीछे बहुत हार्डवर्क रहा है, बहुत मेहनत रही है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है मैंने लोगों की तरफ से, बहुत अवहेलना सही है। तो आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया वो चीज जो कि असंभव थी एक जमाने में हमारी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो चीज संभव करके दिखाई है जो असंभव थी, अभी तक है। अभी तक जो भी बाकी कम्युनिटी से या जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी है उनसे लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाते हैं, बिकॉज सपोर्ट, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीजें होती है जो उन्हें सोसाइटी की फेस करनी पड़ती है। इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था, बिकॉज बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है मेरी आपकी लाइफ लाइफ। का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी कजन सिस्टर की डेथ होना, जो कि 2010 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मैं बहुत ज्यादा हताश हो गई थी फैशन इंडस्ट्री से, और मैंने मन किया कि फैशन इंडस्ट्री छोड़ दूं। मुझे फैशन इंडस्ट्री करना नहीं था। तो उसके बाद जो है, और फैशन एज अ डिजाइनर, फैशन डिजाइनर के रूप में मैं ज्यादा एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे एक शरीर जो था, मैं लड़के का शरीर था। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने शरीर को बदलूंगी। जब मैंने अपने शरीर को बदला, लड़के से लड़की बनी, तो पूरे जमाने का जो आउटलुक है वो बदल गया मेरी तरफ से। सबका, मैंने जैसे अपने आप को बदला, पूरी दुनिया बदल गई मेरे लिए। तो वो टर्निंग पॉइंट रहा जहां मेरी कजन सिस्टर की डेथ हुई, और जहां मुझे लोगों से रिजेक्शन मिली, और बोला गया कि नहीं, आप फैशन डिजाइनर नहीं कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत फेमिनिन हो, आप बहुत लड़की के जैसे दिखते हो, बहुत लड़की के साथ चलते हो, लड़की के साथ बातें करते हो, तो हम आपको डिजाइनर नहीं रखेंगे अपनी जगह पर। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, और वहां से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। तो आपने ये सारी चीजें फेस करी और फिर उसके बाद फेस करने के बाद हालांकि बहुत ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ा रहा होगा, तो वो कैसे, उस वक्त आपका क्या सपोर्ट सिस्टम था या क्या चीज थी वो जो आपको मोटिवेट रखती थी और आपको ये
होता था कि नहीं मैं सब करके दिखाऊंगी, जो आज बोल रहे हैं उनको बोलने दो, मैं एक बड़ा नाम बन के दिखाऊंगी, जो कि आज आप हैं। सो क्या सपोर्ट सिस्टम क्या रहा है आपका? सपोर्ट सिस्टम मेरा ऐसा कोई नहीं था। मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी यूट्यूब पर। बहुत सारे फेसबुक पे वीडियोस आते हैं ऐसे हमारे, जहाँ पे मोटिवेशनल बातें की जाती हैं। मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण में बहुत बिलीव करती हूँ। और जब हम मेडिटेट करते हैं हम नेगेटिव एनर्जीज को हटा देते हैं अपनी तरफ से। तो मेरा जो सक्सेस सबसे ज्यादा जो सपोर्ट सिस्टम रहा है वो मेरा खुद का सपोर्ट सिस्टम रहा है। क्योंकि मैंने देखा कि हर एक कोई मुझे डाउन कर रहा है, हर एक कोई चाहता है कि मैं नीचे गिर जाऊं, हर एक कोई चाहता है कि मैं वापस या बेगिंग करूं या क्लैपिंग करूं या उस काम करूं। लेकिन मुझे नागवारा था। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे गालियां दी और बहुत मुझे हताश किया। लेकिन मैंने ईश्वर के ऊपर से कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ने दिया। वो ईश्वर ने जो मुझे वो एक अटूट विश्वास था कि हाँ मैं अपने सपनों को पूरी कर पाऊंगी। आज भी मेरा सपना है कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मैं बन के दिखाऊंगी, तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं करके दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान के ऊपर में कि भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी मैं आराधना करूंगी, उनके मेडिटेशन करूंगी। तो वो चीज मुझे पॉजिटिव बनाती है लाइफ में, और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मेरे साथ कभी कभी कुछ खराब भी हो जाता है, मैं उसको बहुत पॉजिटिव। आप काफी बड़ा लेसन है कि कुछ भी खराब भी हो जाता है, फिर भी अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, उसकी नेगेटिविटी चाहे जितनी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हैं तो चीजें निकल जाती हैं और फिर उसके बाद मोटिवेशन मिलता रहता है। तो गॉड जी, सबसे बड़ा एक सपोर्ट है। नजरिया होता है, कहते हैं इंग्लिश में ग्लास हाफ एम्प्टी या हाफ फुल। आप एक गिलास में जो पानी, आधा पानी है, आप उसको ये बोलेंगे कि ग्लास आधा भरा हुआ है, या ग्लास में पानी जो है मतलब आधा है या भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। मैं ग्लास को देखती हूँ कि ग्लास जो है पूरे से थोड़ा कम भरा हुआ है, लेकिन भरा हुआ है ग्लास। मैं नहीं देखती हूँ कि आधा भरा हुआ है, आधा मैं नहीं मानती हूँ। मैं बोलती हूँ ग्लास पूरा भरा हुआ है पानी का, और वो पानी मेरे लिए सफिशियंट है। मैं ये नहीं बोलती हूँ मेरे को कुछ भी नेगेटिव, जैसे कोई मुझे दिमाग भी देता है, जैसे कोई मुझे बोल दे कि तुम मोटी हो। मैं बहुत मोटी थी, मैंने हाल ही में 25 किलो वेट लूज किया। मैंने बात मानी, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं मोटी हूँ, मुझे वेट लूज करना चाहिए। मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया और आज मैं अच्छी फिगर मेरे पास में है। मुझे कोई बोल रहा तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है, तो मैंने उस पर वर्क किया, स्किन को बेहतर किया अपनी। कोई कहता तुम्हारी रैंप वॉक अच्छी नहीं है, तो उसको वर्क किया। मुझे कोई भी कुछ बोलता है तो मैं हमेशा पॉजिटिव में लेती हूँ। हाँ, बहुत लोग हैं जो बिना बात की बुराई भी करते हैं, उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि वो तो हमेशा होगा ही जिंदगी में। तो उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ। बाकी लोगों की जो एडवाइस है, जो क्रिटिसिज्म है, मैं पॉजिटिव में लेती हूँ। क्रिटिसिज्म को अगर हम इस पॉजिटिव वे में इस तरह से लेंगे तो ऑब्वियसली हम हर दिन प्रोग्रेसिव रहेंगे, हर दिन हम प्रोग्रेस कर पाएंगे अपनी लाइफ में, जैसे कि आपने किया। इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन इक्वालिटी पे है। इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो काफी दूर है वो, ग्राउंड रियलिटी से इक्वालिटी काफी दूर है। और आपने भी जो चीजें फेस करी और जो अभी भी सारे लोग फेस करते हैं, लेकिन आपने फेस करने के बाद आप अब उस लेवल पर पहुंच गए हो, आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो और आपने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या कुछ अनइक्वालिटी जैसा कुछ है, या इतने बड़े बनने के बाद भी क्या आज भी आपको फेस करनी पड़ती हैं चीजें, या आप इक्वल हो गई हैं, या अभी भी फेस करनी पड़ती है अनइक्वालिटी? जी, डेफिनेटली मैं एक बात बताना चाहूंगी। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश में गर्व भी बहुत है, लेकिन उस देश में कुछ कमियां भी हैं। कमियां ये हैं कि जहाँ पे हमारी महिला बहनों को इक्वल राइट नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, जहाँ लोग अभी भी बोलते हैं हे भगवान में लड़का हो जाए, हे भगवान में लड़का हो जाए, उस देश में हम लोग रह रहे हैं। लड़की हो जाए तो डेफिनेटली कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट कई जगहों पे अभी भी लड़कियों को पेट में मार दिया जाता है। लड़कियों को बहुत समझा जाता है, इसलिए उनकी शादी 18 वर्ष से कम आयु में करा दी जाती है। जहां इतनी सदियों से मतलब कि जो मैं बोलूँ किन्नर समुदाय भी रह रहा है, लेकिन लड़के लड़कियां तो बहुत विजिबल सोसाइटी है, उनके अंदर इक्वालिटी नहीं आई है अभी तक। तो ट्रांसजेंडर लोग तो बहुत दूर की बात है कि इक्वालिटी कब आएगी मुझे पता नहीं है, हमें बोल भी नहीं सकती हूँ उसके बारे में। लेकिन लोग कदम उठा रहे हैं, लोग गर्ल्स के भी कदम उठाते हैं, लेकिन फिर भी तो दर्दनाक हादसे होते रहते हैं। इन दिल्ली में या दिल्ली के बाहर में या इंडिया में बहुत सारे लोग लड़कियों को जला देते हैं, दहेज के नाम पे लोग जला देते हैं।
क्यों? क्या एक लड़की जो है, क्या एक पैसे कमाने की मशीन है या बच्चा पैदा करने की मशीन है? बच्चा जब पैदा होता है, लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, लड़की होती है तो कहते हैं लड़की का दोष है, लड़की को हम जो है चेंज कर देते हैं, हम नई बहू ले आते हैं। तो उस देश में आप इक्वालिटी की बात हम तो ना करें तो अच्छा है ना? लेकिन जब मैं वर्ल्ड वाइड जाती हूँ, इंटरनेशनली जाती हूँ, डेफिनेटली वहाँ इक्वालिटी मिलती है मुझे। मुझे वहाँ पे सम्मान मिलता है, वहाँ मुझे समानता मिलती है। और ग्राउंड लेवल पे तो इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, कई बार होता है कि मैं किसी शॉप पे जाती हूँ और उन्हें बोलते हैं नहीं नहीं आगे चलो आगे चलो। मैं जबकि वहां पे पैसे लेके गई हूँ, सामान खरीदना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं आगे चलो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ट्रांसजेंडर है तो शायद भीख मांगने आई होगी, ट्रांसजेंडर है तो हो सकता है हमको बोलेगी पैसा निकालो या फ्री में खाना खाने आएगी। ऐसा नहीं है, मैं पैसे देने को रेडी हूँ, ठीक है, पैसे मैं देती हूँ आपको। ऐसे बोलते हैं आगे चलो आगे चलो। तो ये बहुत घृणा की सोच है हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स के प्रति। सो मैं बोलती हूँ कि बहुत बहुत वक्त लगेगा और इसके लिए हम औरतों को इस साथ में आना पड़ेगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मर्द हमारे लिए जो है इक्वालिटी लेकर आएंगे। जब तक हम औरतें एक साथ नहीं रहेंगी, चाहे वो ट्रांस वुमेन हो या विमेन हो, हम लोग एक साथ नहीं जुड़ेंगी, तब तक समानता इस देश में नहीं आ सकती हमारे लिए। सब जब तक सब एक साथ प्रयास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जब तक सब सहते जाएंगे उनको सिर्फ सहना ही पड़ेगा। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे मैं कोई बात आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा खुशी यहाँ पर, कि क्या हुआ था। 2 दिन पहले मैं एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रही थी, ठीक है। उसके अंदर में कुछ यंग मेल फीमेल मॉडल भी थी और ओल्ड फीमेल मॉडल भी थी। जो फोटोग्राफर था, जो वीडियोग्राफर था, जो डायरेक्टर था, वो उन पे ज्यादा फोकस कर रहा था, जो यंग वाली थी। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं प्रोड्यूस कर रही थी उस सॉन्ग को, मैंने उनकी क्लास लगा दी। मैं उस पर चिल्ला चिल्ला के बोली, मैं कपड़े उतारने को रेडी थी। मैंने कहा ये जो मॉडल्स हैं जो कि 45 प्लस है, 50 प्लस है, इनका कितना टाइम रह गया है, ठीक है। 5 साल मॉडलिंग कर लेंगी, 10 साल कर लेंगी, उसके तो कोई चांस नहीं देगा इनको। आप इनको प्रमोट कीजिए। जो लड़कियां 20 साल की हैं, 22 साल की हैं, उनके पास तो पूरी जिंदगी बची है अपने प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी देखते हैं कि सुंदरता के बेसिस पर यहाँ इनइक्वालिटी होती है। यहाँ पे इनइक्वालिटी होती है आपके बॉडी के शेप एंड साइज को देख के, इनइक्वालिटी होती है सुंदरता के बेस के ऊपर में और एज के बेसिस पे, जो कि बहुत शर्मनाक चीज है हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को सब एक जब हम मैट्रिमोनियल एड भी देखते हैं, क्या कहा जाता है सुंदर सुशील लड़की चाहिए, ठीक है। कभी ये बोला किसी ने कि हमें एक एवरेज लुकिंग लड़की चाहिए या हमें एक लाइक एक लड़की के जिस तरह से दाग हो या कैसे टाइप की लड़की चाहिए? हमें तो कभी नहीं सुनने में मिलता ये चीज। क्यों नहीं मिलता है? क्यों? हम इंडियंस हैं। हाँ, वो कहते हैं हमें फेयर लड़की चाहिए, गोरी लड़की चाहिए। क्यों गोरी लड़की चाहिए? हम इंडियन स्किन है, हमारे इंडियन स्किन में जो है हर तरह के लोग हैं। तो क्यों माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए बहू बहुत सुंदर आए, बेटा वाले से एक लाला लगता हो, है ना? तो बेटा की शक्ल नहीं देखेंगे, बेटी की बहू की शक्ल देखेंगे। तो ये बात गलत है, वहां पे इनइक्वालिटी आती है। और सास को सोचना चाहिए कि कभी सास भी कभी बहू थी, ये सोचना चाहिए सास को। वो ये सोचती है कि यही प्रॉब्लम है, वो सोचती नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि फीमेल्स ही फीमेल को सपोर्ट नहीं करती। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि हम सबको एक साथ एकजुट के रहना चाहिए, तभी हम इक्वालिटी ला पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको हमेशा से कुछ था कि आपको कुछ अलग करना है, अपना नाम कमाना है, आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, आपको एग्जाम्पल सेट करना है। उस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने मॉडलिंग को ही एज अ करियर क्यों चुना, या मॉडलिंग में ही अपना नाम बनाने का क्यों चुना? मतलब क्या था वो रीजन? मॉडलिंग में ही आपको मैंने मॉडलिंग एक्चुअली सोचा नहीं था। नहीं, मैंने मॉडलिंग सोचा नहीं था कभी। मेरी जो कजन सिस्टर थी वो मॉडल थी, वेविका बाबा जी। आप गूगल करेंगे पता चलेगा उनके बारे में। बहुत बड़ी मॉडल थी वो। उनको देखती थी, हमेशा से लगता था देख के कि हम मॉडल है मॉडल है। मैं मॉडल बाय एक्सीडेंट बनी हूँ, मैं तो मसाज पार्लर में जॉब करी थी एज ए मसाजर, बिकॉज मेरे पास कोई जॉब नहीं थी करने के लिए। मैं जॉब कर रही थी, वहां पे मुझे एक फोटोग्राफर मिले और वहां पे मतलब मेरी शुरुआत हुई और एक्सीडेंटली शुरुआत हुई मॉडलिंग के अंदर में। मैंने चाहा नहीं था कि मॉडल बनूं मैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जो मेरी बहन का अधूरा सपना था कि मैं उसको बहुत टॉप मॉडल बनना था, और टॉप मॉडल थी भी, और उसको वो जो फेम चाहिए था, आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने सुसाइड कर ली थी 2010 में, बिकॉज उसके रिलेशनशिप खराब हो गए थे। तो उसने कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दी मुझे, और उसके मरने के 2 साल के बाद मैं मॉडल बन गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कनेक्शन होगा हमारा। और मैं मॉडल नहीं बनना चाहती थी, ये बाय एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ में। यहाँ सपने जरूर से देखती थी, जब मैं देखती थी श्रीदेवी को देखती थी ऑन कैमरा, मैं देखती काश मैं भी डांस करूं, मेरे हाथों में दोनों चूड़ियां हैं,
या कभी गाना देखती थी। गाना आया था बहुत पॉपुलर 1990s में, बूम बूम, अनुपम वर्मा का। मैं मन करता मैं भी इसमें रहूं, और वो अपना सपना आज पूरा हो गया। आज आज मैं भी उसी गाने के अंदर में हूँ, बूम बूम के अंदर में। अगर यूट्यूब पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे बूम बूम बाय नाज जोशी, आपको मिल जाएगा वो सॉन्ग जिसमें अनुपम वर्मा थी एक टाइम पर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सपना साकार हो गया। और ये, लेकिन ये बाय एक्सीडेंट हुआ है सब कुछ, मैंने प्लान नहीं किया था। भगवान की दया से एक बहुत अच्छी हाइट थी मेरे पास में, मैं 5 फीट 10 इंचेस की हूँ, अच्छी फिगर थी, आप कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा फेस भी है। उसकी वजह से मैं मतलब आगे चली गई लाइफ में, आगे बहुत चली गई, और मैंने 7 इंटरनेशनल खिताब जीत लिए। अब कहते हैं भगवान जब आपको एक चीज देता है काफी चीज एक और दे देता है, तो भगवान ने मुझे दिमाग बहुत दिया है। मुझसे आप कोई भी सवाल करेंगे शायद मैं उसका जवाब दे दूंगी आपको, तो वो चीज बहुत ज्यादा थी मेरे अंदर में। मैं बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हूँ, बहुत अच्छी एक ओरिएटर हूँ कि भाई बातें करने वाली, एक बहुत अच्छी होस्ट हूँ। तो वो करके मुझे लगता है कि शायद मुझे सक्सेस मिल पाई है। सक्सेस मिल पाई है, हम सारी चीजें आपकी जानते हैं, आपकी सारी वीडियोस देखी हैं हमने, आपके बारे में सब कुछ पढ़ा है, जो भी सब कुछ आपने किया है सब हमें पता है। आपसे एक सवाल मेरा ये है कि अगर हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें तो हमें पता है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप मोटिवेट करते रहते हैं, आप लगातार स्टेप्स लेते रहते हैं ताकि कम्युनिटी जो है आगे बढ़े, और जिस तरह से आपने नाम कमाया है वैसे और भी लोग नाम कमाए, और लोग एजुकेटेड हों और सब कुछ करें। तो आप उन इनिशिएटिव्स को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि अभी तक आपने कितने इनिशिएटिव्स, या मतलब किस तरह का कैसा अलग सा इनिशिएटिव रहा है आपका? देखिए, मैं जब भी स्कूल एंड कॉलेज में जाती हूँ, तो मैं एक बात ज़रूर करती हूँ कि भई आप इक्वालिटी लेकर आइए। अभी हाल ही में मैं एक स्कूल में कॉलेज में गई थी, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज CVS, भगत सिंह कॉलेज के पास में दिल्ली में। वहाँ मैंने एक लड़का देखा जो ने सिर्फ स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक है? वो लड़का LGBT को बिलोंग करता है। मैं उसको स्टेज पे बुलाई, वो जब वहाँ पे प्राइड मार्च भी था उस दिन उनका, तो मैंने बोला कि भाई लोग आप हंस क्यों रहे हो इसके ऊपर में, है ना? तो मैं ये ग्राउंड लेवल चेंज लाती हूँ, उसके बाद उसमें तालियां बजी और लोगों ने उसको फिर कभी छेड़ा नहीं दोबारा मुड़कर। तो जब मैं ये काम करती हूँ और मैं ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं क्या करती हूँ, जो मेरी लड़कियां खड़ी होती है लाल बत्ती के ऊपर जो भीख मांग रही होती हैं, उनको ब्यूटी प्रोडक्ट ला के देती हूँ मैं, उनके फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट, ताकि वो लगाएं वो लोग, ठीक है? और चाहे पानी की बॉटल्स हो, धूप में खड़ी हैं, उनको पानी की बॉटल प्रोवाइड करती हूँ, स्पॉन्सर बॉटल्स होती हैं। तो मैं वो सब काम करती हूँ ग्राउंड लेवल पे, मेरे से जितना हो सकता है काम अपनी ट्रांसजेंडर बहनों के लिए करती हूँ, और उनको बोलती हूँ कि भाई आप लोग डिसेंट तरह से बिहेव करिए। ठीक है, आपका जॉब नहीं है, मैं जॉब के लिए भी लोगों को प्लीड करती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए। अब एजुकेशन तो नहीं है लड़कियों के पास में। मैं उनको फिर बोलती हूँ आप स्किल ट्रेनिंग कर लीजिए, ब्यूटी उसका पार्लर कोर्स कर लीजिए। अब पैसे नहीं होती हैं ब्यूटी पार्लर कोर्स करने के लिए भी लड़कियों के पास में। तो मैं जब भी मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं CEO से भी बात करती हूँ और उन लड़कियों से बात करती हूँ लाल बत्ती पे भी है। मेरा काम होता है कि उनका बीच में गैप खत्म करने का। मैं एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ जहाँ लड़कियां आती हैं और लड़के आते हैं। वहां पे मेरा यही काम होता है कि वो लोग ट्रांसजेंडर्स के बारे में गलत सोच लेके ना जाए। तो मैंने वहां तक काफी सक्सेस अचीव करी है कि मैंने एक रास्ता कि आप मॉडल बन सकती हैं, ब्यूटी क्वीन बन सकती हैं। और मेरे बाद इंटरनेशनल 2 ब्यूटी क्वीन बन चुकी हैं मेरे बाद। अगर मैं शुरुआत नहीं करती शायद वो भी शुरुआत नहीं करती, और उनके बाद बहुत बनेंगी भी। तो एक तरह से आप बोलें कि मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम कोई ग्लैमर इंडस्ट्री में था नहीं, लेकिन आज मेरे को देख के बहुत सी लड़कियां उतर आई हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है जो मैंने लड़ाई की है अपने लिए। आई थिंक वो लड़ाई उनके काम आ रही है आज। करेक्ट, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही होता है कि जब मतलब आप अचीव कर लिया, एक लेवल पे पहुंच गए, लेकिन आपको प्रेरणा बना के जब लोग अचीव कर रहे हों और सेम कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ रहे हों जिन्होंने कभी ऐसी सोच नहीं रखी, लेकिन अब आपको देखकर वो बढ़ रहे हों, तो सबसे बड़ा लाइफ अचीवमेंट मैं मानती हूँ इस चीज को। मेरा एक सवाल आपसे है, हमारी जानकारी के अनुसार आपने 2 बेटियां अडॉप्ट की हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए, उनसे आपके कैसे रिश्ते हैं, आप कैसे हैंडल करते हो वर्क और अपने बेटियों को कैसे हैंडल करते हो, सारी चीजें बताइए। ओके, एक्चुअली मेरी एक बेटी है, दूसरी बेटी जो थी क्योंकि 2020 में कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, तो मेरे फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं जो है उसको पाल सकती, तो मैंने उसको आगे अडॉप्ट करवा दिया। आज वो बहुत अच्छे घर में है और मैं रेगुलर विजिट करती हूँ देखने के लिए। जो मेरी बड़ी बेटी है वो
3.5 साल की है, बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करती है वो, और बहुत पॉजेसिव है मेरे लिए। इनफैक्ट मेरी माँ से लड़ती है। आप सोचिए, 3.5 साल की लड़की मेरी माँ से लड़ती है, जब कुछ मेरी माँ को डांटती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तुमने जो है आपने मेकअप क्यों किया हुआ है इतना ज्यादा। वो बोलती है मेरी मम्मी को, अपनी नानी को, कि नानी मेरी मम्मी को ऐसे मत बोलो, नानी मेरी मम्मी है, माई घर का नाम है चारू, ठीक है, मेरी चारू मम्मी को आप ऐसे क्यों बोल रही हो आप, ठीक है। शी फाइट्स फॉर मी एंड आई फील वेरी गुड कि भाई वो जो है लड़ती है मेरे लिए। और 3.5 साल का बच्चा आज की डेट में अगर आपकी लड़ता है, बड़ी हो जाएगी तो सोचिए क्या करेगी वो। तो बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप है हमारा। और हम लोग साथ में टीवी देखते हैं, साथ में अपने म्यूजिक वीडियो देखते हैं, साथ में अपने शोज देखते हैं हम लोग। मैं साथ में कार्टून देखती हूँ, साथ में पढ़ाती भी हूँ उसको साथ साथ। बहुत अच्छा। ऐसा दिन नहीं लोग ना मिले, हम हाँ जी, हाँ जी। लोग बात ना करें। और वो मेरी जिंदगी है। मेरे को अगर जिंदगी में सच्चा प्यार किसी से मिला है तो मेरी बेटी से मिला है। और मैं कहूंगी जो लोग आईवीएफ करवाते हैं, मैं बोली आईवीएफ मत कराइए आप। हमारे देश में बहुत सारे ऑर्फन बच्चे हैं, उनको अपनाइए। बिकॉज बच्चे वो नहीं होते जो आपका खून होता है, बच्चे वो होते हैं जो आप उनको शिक्षा देते हैं और जो आप उनको रेज करते हैं। करेक्ट। और वो जो आप पर प्राउड कर सके, आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करे, आप पे प्राउड फील करे, और फिर आगे बड़े जगहों पर आपको एक नई चीजें और जी। एक्सप्लोर कराए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपनों से ज्यादा बेगाने साथ देते हैं लाइफ के अंदर में। आप हमेशा याद रखिएगा। मैं एक टीवी प्रोग्राम आता है स्वर्ण घर करके, मैं देखती हूँ कलर्स पर। अपने माँ के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, अपने बाप के टाइम पे नहीं आया। और रियल लाइफ में भी होता है ऐसा कि बच्चे माँ बाप का साथ नहीं दे रहे होते आज के डेट में, स्पेशली बॉयज जो हैं। पर लेकिन मैं से बताऊं तो एडॉप्टेड चिल्ड्रन बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छा मतलब उनका बिहेवियर होता है अपनी माँ बाप के प्रति। करेक्ट। जैसे हम रखेंगे उनको वो वैसे ही रहेंगे, हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा ही मिलेगा। obvious सी बात। जी जी जी। नाज, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि हम क्या कब देख सकते हैं आपको अब दोबारा से स्क्रीन पर? आप मुझे अभी यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं, नाज जोशी बूम बूम। आप प्लीज देखिए मेरा नया म्यूजिक वीडियो, उसको लाइक करिए प्लीज, उसको कमेंट कीजिए। मैं चाहती हूँ सारे व्यूअर्स जो हैं बूम बूम सॉन्ग बाय नाज जोशी देखें और उसको देखिए मैंने कैसे परफॉर्म किया है। और डेफिनेटली मैं एक मूवी पे भी काम कर रही हूँ, द्रौपदी, जो कि बहुत जल्दी शूट होने वाली है और वो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से जाएगी। और आप दुआ करिए कि मैं जो है इंडिया के लिए एटलीस्ट ऑस्कर अवार्ड जीत कर आ सकूं, बिकॉज इंडिया के लिए अब तक किसी एक्ट्रेस ने ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है। और मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया के लिए एक ऑस्कर ला सकूं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर ऑस्कर लेके आएंगी, और जब थैंक आप यू खुशी, ऑस्कर लेके आएंगी थैंक यू, हम फिर भी एक थैंक यू लाइव पे सो इसमें मच, इंटरव्यू थैंक यू। करेंगे, और तब हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आकर आप इंटरव्यू दें। हम बिल्कुल अब उस डेफिनेटली चीज पे डेफिनेटली। हमारी। ओके, लास्ट में मैं चाहूंगी आपसे, आप एक एडवाइस देना चाहेंगे जो भी फीमेल्स हैं, विमेन्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, या जो भी वीकेस्ट हमारी सोसाइटी में जो भी वीकेस्ट कम्युनिटी हो, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे मोटिवेशनल, जो कि वो हमेशा अपनी लाइफ में कभी भी उनको स्ट्रगल सहना पड़ सकता है, खुद भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक लाइन उनके लिए जो उनको मोटिवेट कर दे और फिर लड़ने पर मजबूर कर दे, एक लाइन आप कहना चाहोगे उनके लिए? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। एक कहावत है कि जब भगवान खुद नहीं आ पाए तो उन्होंने माँ भेजी। माँ कौन है? माँ एक औरत है, ठीक है। माँ के कई रूप हैं। माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है, माँ लक्ष्मी है। जब माँ इतना कुछ है तो आप कमजोर कैसे हो सकती हैं? आपके अंदर भगवान ने शक्ति शक्ति दी है कि आप एक जीवन को दान दे सकती हैं। आप एक पीड़ा सह सकती हैं 9 महीने तक, के आप एक बच्चे को जन्म दे सकें। आप कमजोर नहीं है। एक गाना है, कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। हम सब नारियां जो हैं, हम नारियां शक्ति का स्वरूप हैं। तो अगर हम रोज रोज सह रही हैं तो सोचिए हमारी सहन शक्ति कितनी ज्यादा होगी। बट कुछ गलत मत सहिए। आप कुछ गलत सहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं, आगे बाकी लड़कियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ जो गलत सहती ही नहीं हूँ। जब मुझे गलत दिखता है मैं उसके लिए खड़ी होती हूँ, मैं सही के लिए जो है खड़ी होती हूँ, गलत के लिए मैं जवाब उठ देती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरा कल परसों शो था मेरा
शो में एक लेडी आई हुई थी जिसने मतलब बहुत ज्यादा लाइमलाइट लेने की कोशिश करी मेरे शो में, और उसका कोई रोल नहीं था। मैंने डांट दिया उसको, मैंने बोला सॉरी आपका कोई यहाँ रोल नहीं है, आप पीछे चाहिए, ठीक है। स्टेज पे डांट दिया, क्योंकि मैं हक के लिए लड़ती हूँ। जब मैं बाकियों के हक के लिए लड़ती हूँ, अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ूंगी मैं? तो मैं सभी बहनों को बोलना चाहूंगी कि बहनों, चाहे तुम ट्रांस हो या औरत हो या लड़की हो या बेटी हो या माँ हो, अपने हक के लिए लड़ो। बिकॉज अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो ये समाज तुम्हें नहीं जीने देगा। अगर तुम्हें, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी एक औरत थी, ठीक है, कल्पना चावला भी एक औरत थी, इंदिरा गांधी भी एक औरत थी, और रजिया सुल्तान भी एक औरत थी, एक सीता माता भी एक औरत थी, जो कि इतने टाइम के तक रही हैं रावण के। द्रौपदी भी एक औरत थी, भी पावरफुल औरतें रही हैं, वो सब औरतें नहीं हैं, एग्जाम्पल रही हैं। तो आप कमजोर क्यों बनती हैं अपने आप को? आप अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकती हैं? अगर आप जीवन दान दे सकती हैं तो जीवन ले भी सकती हैं। तो प्लीज, हर घर में मुखिया एक औरत को होना चाहिए, मैं मानती हूँ। आदमी लोग ठीक है कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को पालती एक औरत है। तो जब औरत सब कुछ करती है, तो हमारे देश में जब 9 दिन अप्रैल में और 9 दिन सितंबर अक्टूबर में जब माता को दुर्गा के रूप में हम मानते हैं, लड़कियों के पांव छूते हैं, लड़कियों के पांव हम धोते हैं, तो उन लड़कियों का रेप क्यों किया जाता है? उन लड़कियों को मारा क्यों जाता है? उन लड़कियों को एसिड अटैक क्यों होते हैं लड़कियों के ऊपर में? हमने तो कहीं सुना लड़के के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होते हैं। क्यों होते हैं लड़कियों को एसिड अटैक? क्योंकि उसने मना कर दिया आपको कि मैं आपके साथ में रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तो ये सब रुक जाना चाहिए। और प्लीज सोचिए बॉयज, अगर आप लड़कियों से गलत कर रहे हैं, सोचिए आपकी भी माँ है, आपकी बहन है, आपकी कल को बेटी भी हो सकती है, उनके साथ गलत होगा तो आपको कैसा लगेगा? एक बार ये जरूर सोचिएगा किसी लड़की के साथ गलत करने से पहले। और लड़कियों, मैं बोलूंगी आप लोग कोमल हो, कमजोर नहीं हो, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। माता जो हमारी सती माता थी, उन्होंने अपने जीवन, अपने पति के प्राण वापस लेकर आई हैं। हम ऐसे देश में रहती हैं जहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग कमजोर नहीं है, कोई हमें कमजोर दिखाता है तो हमें अपनी शक्ति जरूर दिखानी चाहिए उसको। और मैं बोलूंगी सब लोग सेल्फ डिफेंस सीखिए, सब लोग एक जो है अपने साथ पेपर्स पे रखिए, और सबको जो है हताश कर दीजिए कि नहीं, आप मुझे मेरी मर्जी के बिना नहीं छू सकते हो। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके साथ इंटरेक्शन पूरा मोटिवेशनल रहा, जैसा कि आप हो भी मोटिवेशनल स्पीकर, आपने पूरा वातावरण मोटिवेट कर दिया है। आपकी जो थैंक लाइफ यू। रही है, जो पूरी हमारे लिए प्रेरणादायक रही है। हम सब इसके से प्रेरणा लेते रहेंगे। और एक बार फिर मैं आपको ऑस्कर के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, और फिर हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू ओके, सो मच। नमस्ते एंड शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे बुलाने के लिए, और आपको आपका भी वेरी मच। बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने थैंक के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत यू, थैंक यू। एंड दर्शकों, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनको टैग कीजिएगा। और प्लीज कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने का। थैंक यू सो वेरी मच एंड नमस्ते एंड हैव अ नाइस डे।